नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज हम लोग रीतिकाल से संबंधित जो प्रकरण नंबर 3 है उसको पढ़ेंगे। जो हमारे दोस्त नए हैं उनके लिए बता दें कि ये दोस्तों हम लोग जो क्लासेज आज करेंगे ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत की पुस्तक है, तो उन्हीं के पुस्तक से हम लोग कंटिन्यू नोट्स बना रहे हैं। आदिकाल से शुरू किए हैं और आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का भी लगभग आज लास्ट क्लास है। अगली क्लास से हम लोग आधुनिक काल शुरू करेंगे। तो उन्हीं के संदर्भ में जो प्रकरण नंबर 3 है जिसका नाम उन्होंने रीतिकाल का कवि दिया है, तो चलिए उससे संबंधित नोट्स तैयार करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले आलम कवि को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आलम कवि, आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। जैसे आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे, ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा जो महत्वपूर्ण है कि प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। कह सकते हैं एक तरफ से कि यह विरह के कवि थे। नेक्स्ट है कि उत्प्रेक्षाएं भी इन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत अधिक है। शब्द वैचित्र्य अनुप्रास आदि की प्रवृत्ति इनमें विशेष रूप से कहीं नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादनमयी उक्तियाँ इनकी रचना में है कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। यह तन्मयता सचिव मंग में ही संभव है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है कि रिश्ता या उर्दू भाषा में भी इन्होंने कवित कहे हैं। भाषा भी इस कवि की परिमार्जित और सुव्यवस्थित है, पर उसमें कहीं कहीं किन दिन जो आदि अवधि या पूर्वी हिंदी के प्रयोग भी मिलते हैं। कहीं कहीं फारसी की शैली के रस बाधक भाव भी इनमें मिलते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें रहे आपके आलम कवि के बारे में। चलिए नेक्स्ट जो है घनानंद। तो घनानंद के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति देखेंगे और देखते हैं कि शुक्ल जी की किताब में उन्होंने क्या लिखा है इनके संदर्भ में और कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तो चलिए देखते हैं। जो सबसे पहली पंक्ति है कि इनकी सी मतलब इनके जैसा विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। विप्रलभ श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर, ध्यान दीजिएगा, प्रेम के पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबानदानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर ही ये पीछे भगवत प्रेम में लीन हुए। कविता इनकी भाव पक्ष प्रधान है, कोरे विभाव पक्ष का चित्रण इनमें कम मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जहाँ रूप छटा का वर्णन इन्होंने किया भी है, वहाँ उनके प्रभाव का भी वर्णन मुख्य है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकी वाणी की प्रवृत्ति अंतर्वृत्ति निरूपण की ओर विशेष रहने के कारण वायार्थ निरूपक रचना कम मिलती है। होली के उत्सव मार्ग में नायक नायिका के भेंट, उनकी रमणीय चेष्टाओं आदि वर्णन के रूप में ही वह पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संयोग का भी उल्लेख कहीं कहीं बाह्य वर्णन मिलता है, पर उनमें भी प्रधानता बाहरी व्यापारों की चेष्टाओं की नहीं है, हृदय के उल्लास और लीनता की ही है। आगे हम लोग देखेंगे घनानंद जी के ही बारे में। इनसे संबंधित कुछ ज्यादा ही नोट्स है तो हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गुण अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य किसी कवि में नहीं है। और इस दशा का पहला स्वरूप हृदय या प्रेम अधिपत्य और बुद्धि का अधीन पद, जैसा कि घनानंद ने कहा है कि रिझ सुजान सचपट रानी बच बुद्धि बापुरी है करिदासी। तो ये घनानंद जी की पंक्तियां है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद जी के विरोधाभासों के द्वारा दिया है। उनके विरोध मूलक वैचित्र की प्रवृत्ति का कारण यही समझना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इनके बारे में कि यद्यपि उन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अंतर्दशाओं की ओर दृष्टि अधिक है। इसी से इनके वियोग संबंधी पद ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है वियोग वर्णन भी अधिकतर अंतर्वृत्ति निरूपक तथा बाह्यार्थक निरूपक नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है घनानंद ने तो न तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, न ही बाहरी उछल कूद दिखाई है।
नेक्स्ट पॉइंट है, जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है। न उनमें करवटें बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, न उछल उछल कर भागना है, उनकी मौन मधी पुकार है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी कवि का नहीं था। आगे है कि भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई थी कि ये उनमें अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। चलिए आगे देखते हैं, पॉइंट इन्हीं के संदर्भ में है कि ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। अगला पॉइंट है कि इनके हृदय का योग पाकर भाषा की न्यूनतम गतिविधि का अभ्यास हुआ और वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती थी तब ये उसे बंधी प्रणाली पर से हटाकर अपनी नई प्रणाली में ले जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाषा की अपूर्व अर्जित शक्ति से ही काम न चलाकर इन्होंने अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की। घनानंद जी ने उन बिरले कवियों में से हैं जो भाषा की व्यंजना बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि घनानंद जी उन बिरले कवियों में से हैं जो भाषा की व्यंजना बढ़ाते हैं। तो देखिए ये लाइन दो बार हो गया है, पहली लाइन में जोड़ के आगे बताया है और फिर नेक्स्ट ये ऐसे ही दे दिया है लाइन, मतलब ये इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में कोई दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजन बल की सीमा कहाँ तक है इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आगे का पॉइंट है कि लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने उनके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया और एक घनानंद ही ऐसे कवि हुए जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इनके संदर्भ में कि लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की न्यूनतम काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव के कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुए। और नेक्स्ट जो पॉइंट है कि उक्त का अर्थ गर्भत्व की घनानंद का स्वतंत्र और स्वावलंबी होता है। बिहारी के दोहों के समान साहित्य की रूढ़ियों जैसे नायिका भेद पर आश्रित नहीं है। उक्तियों की सांगोपांग और योजना या अवंती अन्विति इनकी निराली होती है। तो हम लोगों ने घनानंद जी से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु देखे और आशा करेंगे कि इनके जो भी क्वेश्चन है तो लगभग इन जो हम बिंदु देखें इनसे हल हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो कवि है वो है गिरिधर कविराज और इनके बारे में 2 पॉइंट है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा। इनकी सर्वप्रियता का कारण है बिल्कुल सीधी सादी भाषा में तथ्य मात्र का कथन। इनमें न तो अनुप्रास आदि द्वारा भाषा की सजावट है, न उपमा, न उत्प्रेक्षा आदि का चमत्कार। और नेक्स्ट पॉइंट है कि वृंद कवि में और इनमें यही अंतर है कि वृंद ने स्थान स्थान पर अच्छी घटती हुई सुंदर उपमाओं आदि का भी विधान किया है, पर इन्होंने पूरा तथ्य कथन किया है। कहीं कहीं तो इन्होंने शिष्टता का ध्यान भी नहीं रखा है, पर घर गृहस्थी और साधारण व्यवहार, लोक व्यवहार आदि का बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कथन किया है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो श्रीहठ जी हैं उनके बारे में कि इनका क्या विचार है और शुक्ल जी इनके बारे में क्या कहते हैं। तो इनके बारे में 2 लाइन है बस कि अधिकांश भक्तों की अपेक्षा इनमें विशेषता यह है कि इन्होंने कला पक्ष पर भी पूरा जोर दिया। इनकी रचना में यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि का बाहुल्य पाया जाता है, पर साथ ही भाषा का वाक्य विन्यास में लदड़पन नहीं आने पाया है। नेक्स्ट पॉइंट है गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव। ठीक है, तीनों लोगों को हम लोग एक साथ देखेंगे। चलिए, जैसे इनके संबंध में पॉइंट है कि इन तीनों महानुभावों ने मिलकर हिंदी साहित्य की बड़ा भारी काम किया। इन्होंने समग्र महाभारत और हरिवंश, जो महाभारत का ही परिशिष्ट माना जाता है, का अनुवाद अत्यंत मनोहर विविध छंदों के पूर्ण कविता के साथ किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कथा प्रबंध का इतना बड़ा काव्य हिंदी साहित्य का दूसरा नहीं है। यह लगभग 2000 पृष्ठों में समाप्त हुआ और इनका बड़ा ग्रंथ होने पर भी न तो इसमें कहीं शिथिलता आई और न ही रोचकता और काव्य गुण में कमी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि छंदों का विधान इन्होंने ठीक उसी रीति से किया है जिस रीति से इतने बड़े ग्रंथ में होना चाहिए। जो छंद उठाया है उसका कुछ दूर तक निर्वाह किया है। केशव की तरह छंदों का तमाशा नहीं दिखाया है। और आगे का पॉइंट है कि छंदों का चुनाव भी बहुत उत्तम हुआ है। रूपमाला, धनाक्षरी, स्वैया आदि मधुर छंद अधिक रखे हैं। बीच बीच में दोहों और चौपाइयों की भी है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि भाषा प्रांजल और सुव्यवस्थित है, अनुप्रास आदि का अधिक आग्रह न होने पर भी आवश्यक विधान है, रचना सब प्रकार से साहित्यिक और मनोहर है और लेखकों की काव्य कुशलता का परिचय देती है। अब हम लोग आगे देखेंगे और आगे जो आ रहे हैं नेक्स्ट कवि, उनका नाम है बोधा, और बोधा कवि के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा। तो चलिए देखते हैं इनके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे, इनसे इन्होंने कोई रीति ग्रंथ न लिखकर अपनी मौज के अनुसार फुटकल पदों की रचना की है। ये अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि थे और प्रेम मार्ग के निरूपण में इन्होंने बहुत से पद कहे। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रेम की पीर व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शनी युक्ति से की है। और अगला पॉइंट है, यत्र तत्र व्याकरण दोष रहने पर भी इनकी भाषा चलती और मुहावरेदार होती थी, उससे प्रेम की उमंग छलकी पड़ती है। इनके स्वभाव में फड़कपन भी कम नहीं था। अब हम लोग इनके पश्चात हम लोग मधुसूदन दास के बारे में कुछ बिंदु देखेंगे। जैसे इनके बारे में सबसे पहला पॉइंट कि मधुसूदन दास कृत रामाश्वमेध की रचना बिल्कुल रामचरितमानस की शैली पर हुई है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानता दोहों के साथ चौपाइयों की है, पर बीच बीच में गीतिका आदि और छंद भी है। पद विन्यास और भाषा सौठाव रामचरितमानस का ही है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्यय और रूप भी बहुत कुछ अवधि में रखे हैं। गोस्वामी जी की प्रणाली के अनुसरण में मधुसूदन दास जी को पूरी सफलता मिली है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण और कम इनके संबंधित नोट्स थे, जिन कवियों के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत नोट्स तैयार कर रहे हैं। मतलब वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत कम महत्वपूर्ण है। बाकी जिनसे संबंधित, जैसे घनानंद से संबंधित हम लोग देखें तो उनसे क्वेश्चन आना ही होता है, तो इसलिए उनसे संबंधित उस पर ज़्यादा मेहनत हुआ है। चलिए मधुसूदन दास जी के बारे में भी और दूसरा पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि इनकी प्रबंध कुशलता, कवित्व शक्ति और भाषा की शिष्टता तीनों उच्च कोटि की है। इनकी चौपाइयाँ अलबत्ता गोस्वामी की चौपाइयों से बेखटक मिलाई जा सकती है। सूक्ष्म दृष्टि वाले भाषा मर्मज्ञों को केवल थोड़े ही ऐसे स्थलों में लक्षित हो सकता है जहाँ बोलचाल की भाषा होने के कारण भाषा का असली रूप अधिक स्फुटित है। ऐसे स्थलों पर गोस्वामी जी के अवधि के रूप और प्रत्यय न देखकर भेद का अनुभव हो सकता है। पर जैसा कहा जा चुका है कि पद विन्यास की प्रवणता और भाषा का स्वभाव गोस्वामी जी का ही मेल है, या जी के मेल का है। ठीक। नेक्स्ट जो होंगे ठाकुर बुंदेलखंडी जो थे, इनके संदर्भ में देखते हैं। ये कवि थे, तो आइए कि इस नाम के 3 कवि हो गए हैं, जिसमें 2 असनी के ब्रह्मा भट्ट थे और एक बुंदेल के कायस्थ। तीनों की कविताएं ऐसे मिलजुल गई है कि भेद करना कठिन है। हाँ, बुंदेलखंडी ठाकुर की वे कविताएं पहचानी जा सकती है जिनमें बुंदेलखंडी के कहावतें या मुहावरे आए हैं। तो अब कहीं समझ लीजिए कि ठाकुर नाम से आएगा कोई रचना वचन, मान लीजिए पद, तो उसमें अब हम लोगों को बुंदेलखंडी कहावतें या मुहावरे खोजनी पड़ेगी। उससे कंफर्म होगा कि ये बुंदेलखंड वाले ठाकुर की बात हो रही है। ठीक है, आइए आगे और भी चीज़ देखते हैं। जैसे ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेस नहीं, न तो कहीं व्यर्थ का शब्द भंडारण कह सकते हैं, न कल्पना की झूठी उड़ान और न अनुभूति के विरुद्ध भाव का उत्कर्ष है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे भाव का जिस ढंग से मनुष्य मात्र अनुभव करते हैं, वैसे भावों को उसी ढंग से यह कवि अपनी स्वाभाविक भाषा में उतार देता है। बोलचाल की चलती भाषा में भाव को ज्यों का त्यों सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रजभाषा की श्रृंगारी कविताएं प्रायः स्त्री पात्रों की मुख की वाणी होती है, अतः स्थान स्थान पर लोकोक्तिया का जो मनोहर विधान इस कवि ने किया है, उससे उक्तियों का और स्वाभाविकता आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट है इनके संदर्भ में कि यह एक अनुभूत बात है कि स्त्रियां बात बात में कहावतें कहा करती है। उनके हृदय के भाव की भरपूर व्यंजना के लिए ये कहावतें मानो एक संचित वांगम्य है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है, वैसा और किसी कवि ने नहीं किया है। इन कहावतों में से कुछ तो सर्वत्र प्रचलित है और कुछ खास बुंदेलखंड की ही है। नेक्स्ट पॉइंट है, ठाकुर सच्चे उदार भावुक और हृदय पारखी कवि थे। इनमें इनकी कविताएं विशेष स्वयं इतने लोकप्रिय हुए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसा स्वच्छंद कवि किसी क्रम से बद्ध होकर कविता करना भला कहाँ पसंद करता है, जब जिस विषय पर जी आया कुछ कहा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपण होने पर भी लोक व्यापार के अनेकादर्शी कवि थे। आइए ठाकुर जी के बारे में और हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे जो लास्ट है कि इसी से प्रेम भाव की अपनी स्वाभाविक तन्मयता अतिरिक्त कभी तो ये अखत्ती फाग वसंत होली हिंडोरा आदि उत्सवों में उल्लास में मग्न दिखाई पड़ते हैं। कभी लोगों की
क्षुद्रता, कुटिलता, दूरशीलता आदि पर क्षोभ प्रकट करते पाए जाते हैं और कभी काल की गति क्षीण और उदास देख जाते हैं। कभी कर्म को ये कठिन समझते हैं। रूढ़ि के अनुसार शब्दों की लड़ी जोड़ चलने को ये कविता नहीं कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो कवि हैं राम सहाय दास, उनके संदर्भ में बात करेंगे और उनसे संबंधित कुछ नोट्स तैयार करेंगे। राम सहाय दास के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि बिहारी सतसई का अनुकरण पर इन्होंने राम सतसई बनाई है। बिहारी के अनुकरण पर बनी हुई पुस्तकों में इसी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इसके बहुत से दोहे सरस उद्भावना में बिहारी के दोहों का आसपास तक पहुँचते हैं, पर यह कहना कि ये दोहे कबीर के दोहे मिलाए जा सकते हैं रसज्ञता और भावुकता से ही पुरानी दुश्मनी निकालना नहीं, बिहारी को भी कुछ नीचे गिराने का प्रयत्न समझा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भावों का वह सुंदर विधान, चेष्टाओं का मनोहर चित्रण, भाषा का वह सौठव, संचारियों की वह सुंदर व्यंजना, इस सच्चाई में कहाँ नकल ऊपरी बातों की हो सकती है, हृदय की नहीं। पर हृदय पहचानने के लिए हृदय चाहिए, चेहरों पर की दो आंखों से ही काम नहीं चल सकता। इस बड़े भारी भेद के होते हुए भी राम सतसई श्रृंगार रस का एक उत्तम ग्रंथ है। अब नेक्स्ट कवि जो बचे हैं उनका नाम है चंद्रशेखर। इनके बारे में हम लोग देखते हैं और इनके बारे में दो पंक्ति ही है बस जो महत्वपूर्ण है कि यद्यपि श्रृंगार की कविता करने में भी ये बहुत ही प्रवीण थे। इनकी कीर्ति को चिरकाल तक स्थित रखने के लिए हमीर रट ही पर्याप्त है। उत्साह की उमंग की व्यंजना जैसी चलती स्वाभाविक और जोरदार भाषा में इन्होंने वैसे ढंग से करने के बहुत ही कम कवि समर्थ हुए। वीर रस के वर्णन में इस कवि ने बहुत ही सुंदर साहित्यिक विवेक पर परिचय दिया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बाबा दीनदयाल और गिरी। बाबा दीनदयाल गिरी ये नेक्स्ट कवि हैं। इनके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। जैसे सबसे जो पहली पंक्ति है इनके संदर्भ में कि ये एक अत्यंत सहृदय और भावुक कवि थे। इनकी सी अनुक्तियाँ हिंदी और किसी कवि में नहीं हुई। नेक्स्ट जो पॉइंट है बाबा दीनदयाल के बारे में कि यद्यपि इन अनुक्तियों के भाव अधिकांश संस्कृत में लिए हुए हैं, पर भाषा शैली की सरसता और पद विन्यास की मनोहरता के विचार से वे स्वतंत्र काव्य के रूप में है। नेक्स्ट पॉइंट है बाबा जी का भाषा पर बहुत ही अच्छा अधिकार है। इनकी सी परिकृष्ट स्वच्छ और सुव्यवस्थित भाषा बहुत थोड़े कवियों की है। कहीं कहीं कुछ पूर्वीपन या अव्यवस्थित वाक्य मिलते हैं पर बहुत कुछ कम। इसी से इनकी अनुक्तियाँ इनकी मर्मस्पर्शी हुई है। इनका अनुक्ति कल्प प्रदुम हिंदी साहित्य के एक अनमोल वस्तु है। अनुक्ति के क्षेत्र में कवि की मार्मिकता और सौंदर्य भाव के स्फुरण का बहुत अच्छा अवकाश रहता है, पर इनमें अच्छे भाव कवि ही सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लौकिक विषयों पर इन्होंने सरल अनुक्तियाँ कही ही है। अध्यात्मक पक्षों में भी दो एक रहस्यमय उक्तियाँ है। ठीक है, आइए हम लोग बाबा जी के बारे में और नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है कि बाबा जी का जैसा कोमल व्यंजन पद विन्यास पर अधिकार था, वैसा शब्द चमत्कार आदि के विधान पर यमक और श्लेषमयी रचना भी इन्होंने बहुत सी की। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जिस प्रकार ये अपनी भावुकता हमारे सामने रखते हैं, उसी प्रकार चमत्कार कौशल दिखाने में भी नहीं चूकते। इससे जल्दी नहीं कहते बनता कि इनमें कला पक्ष प्रधान है या हृदय पक्ष। बड़ी अच्छी बात इनमें यह है कि इन्होंने दोनों को प्रायः अलग अलग रखा है और अपनी मार्मिक रचनाओं के भीतर इन्होंने चमत्कार प्रवृत्ति का प्रवेश प्रायः नहीं होने दिया है। अब इनके पश्चात हम लोग जो नेक्स्ट कवि और हम लोगों के सामने लास्ट कवि हैं इस रीतिकाल के, उनका नाम है द्विजदेव या महाराज मान सिंह। ठीक है, इनके संदर्भ में 5 पॉइंट है, ये देखते हैं कि ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी शिशरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई है। इनमें बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छता, अनुप्रास आदि चमत्कारों के लिए इन्होंने भाषा भद्दी कहीं नहीं होने दी है। ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। बहुत से कवियों के ऋतु वर्णन हृदय की सच्ची उमंग का पता नहीं देते, रस्म सी अदा करते जान पड़ते हैं, पर इनके चकोरों की चहक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ झलकता है। एक ऋतु के उपरांत दूसरी ऋतु के आगमन पर इनका हृदय अगवानी के लिए मानो आपसे आप आगे बढ़ता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने
रीतिकाल से संबंधित जो प्रकरण नंबर 3 था शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल के अन्य कवि, तो उसको हम लोगों ने देखा और उससे संबंधित नोट्स तैयार किए। और आज लगभग क्या, आज हम लोगों ने रीतिकाल से संबंधित पूरा नोट्स तैयार कर लिया। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और जो हमारे नए व्यूअर हैं, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि आने वाली और वीडियो आप लोगों को मिले। और हम लोग परीक्षा से पहले लगभग आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत जो पुस्तक है उससे संबंधित नोट्स तैयार कर ले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ, जिसका नाम है आधुनिक काल। तो उससे संबंधित हम लोग नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।